फर्दर हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी। तो रेगुलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन जो है वो कैसे रेगुलेट होगा? तो बच्चे रेगुलेशन तक पहुंचने से पहले अब हम जानेंगे, पहले बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस था जिस दौरान हमारे पास फिल्ट्रेशन हो रही थी अंडर अ पर्टिकुलर प्रेशर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यानी कि जब वाटर फिल्टर हो रहा है along with waste material and useful substances, उस दौरान एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए था हमें नेफ्रॉन में, दैट इज 10 mm of Hg, जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर था। उससे कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं होगी, अगर उससे ज्यादा होगा तो हमारे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को हार्म हो सकता है ना। और ये वो प्रेशर, वो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है बच्चे, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे पास अलग अलग चीजें। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास बना रहा था 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर। इस प्रेशर के अंडर हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ना। तो सोचो ये प्रेशर अगर कम हो जाए तो क्या उतनी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उस फिल्ट्रेशन को इफेक्टिव रखने के लिए और इतना प्रेशर मेंटेन रखने के लिए हमारे पास एक रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव सिस्टम हमारे पास है रास सिस्टम। उसे इलेबोरेट करती हूँ। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमारे पास वो सिस्टम है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ग्लोमेरुलर रीजन में। ठीक, तो कौन सा सिस्टम? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, कंबाइनली कहा जाता है रास सिस्टम और रास। राइट, ये सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर प्रेशर कम होने पर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बच्चे ये सिस्टम जो है वो इनिशिएट कहां से हो रहा है और ये सिस्टम बना कौन रहा है? पहले हम बात करेंगे उस सिस्टम की, उस स्ट्रक्चर की जो ये सिस्टम बना रहा है, जो इस सिस्टम को इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे इस सिस्टम को बनाते हैं हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। हमारे पास ये है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ये कप शेप स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन का पार्ट रहेगा, इसके अंदर हमारे पास बंच ऑफ कैपिलरीज थी। ये बंच ऑफ कैपिलरीज, एफेरेंट आर्टेरियोल, ये इफेरेंट आर्टेरियोल। ये बन गया बंच कैपिलरीज का, पैरेलल कैपिलरीज का बंच। ये है ग्लोमेरुलस हमारे पास। तो यही हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये एफेरेंट आर्टेरियोल है, और ये आर्टेरियोल जो लीव कर रहा है ग्लोमेरुलस से, ये इफेरेंट है। अब बच्चे अरेंजमेंट पे वापस आते हैं। हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, हमने जो कंबाइनली ड्रॉ किया था। ये हमारे पास
कॉइल्ड हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं हमेशा स्ट्रक्चर को, बट एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रेट और सीधा नहीं होता, बहुत ज्यादा हाईली कॉइलिंग होती है। और ये डीसीटी जो है ना बच्चे, वो इतना कॉइल हुआ होता है ना कि वो यहां से टर्न करता हुआ आता है इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो नेफ्रॉन का एंड पार्ट है, वो यहां से कॉइल करता हुआ आएगा, टर्न करता हुआ आएगा। तो बच्चे अगर हम इसका, हमने बिल्कुल इसको कट करके देखा हुआ है, क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है ना नेफ्रॉन का, हम हमेशा एक तरीके से क्रॉस सेक्शन लेते हैं स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, ये सेक्शन जो हमने लिया है, इसमें यहाँ पे अगर मैं डीसीटी दिखाऊं तो डीसीटी इस तरीके से कॉइल करके आया है यहां से, और ये पार्ट डीसीटी का यहाँ पे हमें दिख रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। तो मतलब अगर स्ट्रक्चर ध्यान में दिया जाए तो हमारे पास ये है एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये एफेरेंट आर्टेरियोल है, ये इफेरेंट आर्टेरियोल है। तो बच्चे डीसीटी नीचे से आई है, ये डीसीटी नॉर्मली हम इस तरीके से दिखा रहे थे, बट वो इस तरीके से कॉइल की हुई है यहाँ पे, इस तरीके से फिल करके इसके ऊपर से। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेफ्रॉन का सेक्शन लिया है जिसकी वजह से ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डीसीटी कॉइल करके आई है। ठीक है, तो ये एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ पे इस तरीके से डीसीटी कॉइल है जो टर्न करके यहां से आई है नीचे की तरफ। ठीक, तो बच्चे अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, हमारे पास एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये आर्टेरियोल है। तो ये दो स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं, एफेरेंट आर्टेरियोल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दो स्ट्रक्चर, बाकी स्ट्रक्चर को अभी इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, सिर्फ इन दो स्ट्रक्चर्स को याद रखो, ये दो। एफेरेंट आर्टेरियोल जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करके बंच ऑफ कैपिलरीज बना रही है, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट, यानी कि नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल का वो पार्ट जो यहां से कॉइल करके आया है। ठीक, अब बच्चे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये रीजन है हमारे पास, ये पार्ट जो एफेरेंट आर्टेरियोल के साथ कंटैक्ट है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पूरा ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ये पूरा सेल्यूलर ट्यूब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सिर्फ वो पार्ट देखो जो एफेरेंट आर्टेरियोल के साथ कांटेक्ट में, वो सेल्स, और ये एफेरेंट आर्टेरियोल का वो पार्ट जो डीसीटी के साथ कांटेक्ट में है, सिर्फ वो पार्ट देखना है। ये डीसीटी है। ठीक है, तो बच्चे डीसीटी का के वो सेल्स जो एफेरेंट आर्टेरियोल के साथ कांटेक्ट में है, और एफेरेंट आर्टेरियोल के वो सेल्स जो डीसीटी के साथ कांटेक्ट में है, सिर्फ उतना उतना पोर्शन, पूरे सेल्स नहीं, पूरा डीसीटी या पूरा एफेरेंट आर्टेरियोल नहीं, सिर्फ उतना ही पार्ट। ठीक, अब बच्चे दोनों तरह के सेल्स जो होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। वो पार्ट डीसीटी का जो एफेरेंट आर्टेरियोल के साथ कांटेक्ट में होगा, वो सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगे, और एफेरेंट आर्टेरियोल के वो सेल्स जो डीसीटी के साथ कांटेक्ट में है, वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो उन सेल्स को अब नाम दे देते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होने चाहिए थे, क्यूबॉइडल सेल्स होने चाहिए थे, स्क्वैमस एपिथेलियम होना चाहिए था, है ना, बट वो वैसे नहीं रहते, वो सिक्रीटरी सेल्स बन जाते हैं। वो सेल्स जो सिक्रीशन करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उनको नाम देते हैं हम यहाँ पे, ये वाले सेल्स, वो सेल्स जो कि एफेरेंट आर्टेरियोल का पार्ट है, यानी कि इस आर्टेरियोल का पार्ट है, लेकिन किसके साथ कांटेक्ट में है, डीसीटी के साथ कांटेक्ट में है, तो वो सेल्स मॉडिफाइड है इनटू जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, यानी कि जेजीए सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, JUXTA, जक्स्टा, GLOMERULAR, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक, अब दूसरे बात करने थे हमें डीसीटी के सेल्स, है ना, वो सेल्स डीसीटी के जो एफेरेंट आर्टेरियोल के साथ कांटेक्ट में है, उसे मैक्यूला डेंसा कहा जाता है, MACULADENSA, मैक्यूला डेंसा। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया हमारे पास दो तरह के सेल्स जिनके बारे में हमें बात करनी थी। इनसे स्टार्ट होता है हमारे पास रास सिस्टम। ठीक है,
तो अब ध्यान से सुनो, मैं इसके बारे में लिखने जा रही हूं। तो बच्चे हमारे पास राज सिस्टम जो है, राज सिस्टम इज इनिशिएटेड बाय, मैं एक डिफरेंट टर्म लिखूंगी, इनिशिएटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। मैं सेल्स नहीं लिख रही यहां पे, एपरेटस लिख रही हूं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस यानी कि जेजीए। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो इस राज सिस्टम को क्या करता है, इनिशिएट करता है। और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है क्या? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। तो वो सेल्स कौन कौन से होंगे? पहला, खुद जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। पहले कौन से सेल्स हुए? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस राज सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इनिशिएट करता है, और वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बना है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से सबसे पहले, जो कि मॉडिफाइड सेल्स है, मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एफेरेंट आर्टेरियोल, which are in contact with DCT। एफेरेंट आर्टेरियोल के वो सेल्स जो कि डीसीटी के साथ कांटेक्ट में है, वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के पहले पार्ट। ठीक, अब बच्चे दूसरे सेल्स। दूसरे सेल्स है हमारे पास मैक्यूला डेंसा। तो मैक्यूला डेंसा जो है वो हमारे पास वो सेल्स है, वो मॉडिफाइड सेल्स है जो कि डीसीटी का पार्ट है, बट वो कंटैक्ट में होते हैं, कंटैक्ट विथ एफेरेंट आर्टेरियोल। तो ये हो गया हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कि इतना सा सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, बस इतना सा बंच ऑफ सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स और मैक्यूला डेंसा। ये दो तरह के सेल्स हमारे पास बन आ रहे हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो राज सिस्टम का पहला पार्ट है सिर्फ अभी। तो बच्चे दोनों तरह के सेल्स जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बना रहे हैं, जेजीए, ये जेजीए एपरेटस जो है आपने खुद ध्यान में दिया, ये जेजीए एपरेटस जो है यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये बन रहा है ग्लोमेरुलस के पास, वो रीजन जहां पे फिल्ट्रेशन होता है ना। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ग्लोमेरुलस के पास यानी कि बंच ऑफ कैपिलरीज के पास बन रहा है। तो बच्चे एक पर्टिकुलर प्रेशर होना जरूरी है वहां पे, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रेशर अगर थोड़ा सा कम हो जाए, उसे फिगर आउट करना और उसे करेक्ट करना जरूरी हो जाता है, जो ये सिस्टम बहुत अच्छे से करता है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इट सेंसेस फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो बच्चे उसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सेंस कर लेता है। जेजीए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड मैक्यूला डेंसा, वो दोनों सेंस कर रहे हैं जब प्रेशर फॉल कर रहा है। तो बच्चे फॉल होते ही दे रिलीजेस रेनिन, ये रेनिन रिलीज कर देंगे, हमारा पहला कंपोनेंट इस राज सिस्टम का।
तो बच्चे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है और मैक्यूला डेंसा जो है वो फॉल इन प्रेशर को सेंस कर लेते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर को सेंस कर लेते हैं और इमीडिएटली रेनिन रिलीज करते हैं। अब रेनिन का काम क्या है? रेनिन का काम जो है वो डायरेक्टली काम करना नहीं है। रेनिन क्या करेगा? रेनिन जाएगा ब्लड में। ब्लड में एक प्रोटीन होता है बेटा, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन। सो इट कन्वर्ट्स, इसे मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनेंगे। एंजियोटेंसिनोजन, तो रेनिन क्या करने गया? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने गया इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन दूसरा कंपोनेंट है। तो रेनिन ने क्या किया? रेनिन था हमारे पास, वो ब्लड में गया, ब्लड में जो प्रोटीन था एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन सेकेंड में। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड बन गया। अब मेन काम इसका है, इसे एक्चुअली काम करना है एंजियोटेंसिन सेकेंड को, ठीक है? तो बच्चे एंजियोटेंसिन जो है वो क्या करेगा? सेकेंड क्या करेगा? इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देगा। इट इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को क्या कराएगा? इंक्रीज करवा देगा। हमें क्या चाहिए था? प्रेशर फॉल हुआ है तो हमें इंक्रीज ही तो करवाना है, अल्टीमेटली वही हुआ है ना। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड ने काम किया कैसे? फॉल इन प्रेशर हुआ, किसी भी रीजन से हुआ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉल कर गया है, ठीक है, बॉडी में फ्लूइड कंटेंट नहीं है, कोई भी रीजन है, कैसा भी है, बट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना ही हमारा मेन मोटिव था, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड ने किया। अब बच्चे इसे फिगर आउट करते हैं कैसे किया। राज सिस्टम में हमारे पास अभी हमने एल्डोस्टेरॉन की बात भी नहीं की और बच्चे इस कंसेप्ट की बात भी नहीं की कि ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज हुआ। तो बच्चे एक सीक्वेंस बनाने जा रही हूँ, उसके हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे हुआ पूरा प्रोसेस। तो बच्चे हमारे पास हुआ फॉल इन ग्लोमेरुलर प्रेशर, ठीक है, स्टार्टिंग से हम फिगर आउट करते हैं। तो ग्लोमेरुलर प्रेशर जो है उसका फॉल कर गया। दिस फॉल इन ब्लड प्रेशर इट एक्टिवेट्स राज सिस्टम, यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद इट सिक्रीट्स रेनिन, रेनिन का सिक्रीशन हुआ। रेनिन ने क्या किया? रेनिन ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजन को इनटू एंजियोटेंसिन। मैं थोड़ा सा यहां पे इलेबोरेट कर रही हूं। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया रेनिन ने, ठीक है। हमने कहा डायरेक्टली हमने बात कर ली एंजियोटेंसिन सेकेंड की, तो मैं यहाँ पे इसको ओपनली डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को, ब्लड प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया और उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हुआ। तो ये कन्वर्जन हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये पूछो ये कहां से आया? ये एंजाइम जो है बच्चे ये लंग्स सिक्रीट करते हैं, हमारी बॉडी लंग्स, ठीक है, लंग्स सिक्रीट करता है। तो बच्चे इस तरीके से एंजियोटेंसिन सेकेंड बन गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और एल्डोस्टेरॉन कहाँ है।
तो एंजियोटेंसिनोजन हम कह रहे हैं, टेंसिन सेकंड जो है हम कह रहे हैं कि उसने ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया। तो प्रेशर कैसे इंक्रीज किया? सबसे पहले इसने इफेक्ट किया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पता है, ब्रेन का पार्ट, हंगर थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है, भूख और प्यास को भी। तो जब ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो हो सकता है ना बॉडी में ब्लड में फ्लूइड कम हो, उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई हो, जिसकी वजह से वो प्रेशर से फ्लो नहीं कर पा रहा हो। तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस को बोलता है कि थर्स्ट को इंड्यूस करो। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और वो थर्स्ट को इंड्यूस करता है, आपको प्यास लगती है, पानी पी लिया तो आधा काम तो वहीं पे खत्म, ठीक है। तो पानी पी लिया तो हो गया वहां पे काम खत्म। लेकिन हम भी ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, ठीक है, आज पानी कम पीना है, तो बहुत सारे चीजें हैं। तो उस केस में बॉडी क्या करेगी, तो बॉडी जो है वो दूसरा काम करेगी। बॉडी जो है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या करेगा, इसका दूसरा कंसेप्ट जो है वो जुड़ा है हमारे पास वापस से एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल से। तो सोचो वहीं पे चीजें, हम वहीं पे बार बार वापस आ रहे हैं। तो हमारे पास ये एफेरेंट आर्टेरियोल है और इफेरेंट आर्टेरियोल है। ये यहां से ब्लड एंटर करेगा, यहां से बाहर जाएगा। और हमेशा नोटिस करो, ये एफेरेंट आर्टेरियोल हम हमेशा डायमीटर में बड़ी बनाते हैं, है ना। वो हमने कहा था, क्यों? क्योंकि एफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू इफेरेंट आर्टेरियोल। और जितना ब्लड हमारे पास एक टाइम में ग्लोमेरुलस में आता है उससे बहुत कम बाहर जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है ना, नॉर्मल केस में भी। लेकिन अब प्रेशर और बढ़ाना है, तो बच्चे एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, इसे और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, एफेरेंट आर्टेरियोल को और दबा देगा, ताकि और ब्लड एक टाइम पे ज्यादा आए, लेकिन जो बाहर जाए तो वो बहुत कम जाए, ताकि ग्लोमेरुलस में ब्लड इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में जब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो बच्चे, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो गया और ज्यादा, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस इसने क्या किया, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स इफेरेंट आर्टेरियोल। ये हमने पहले भी बात की थी, लेकिन इस टाइम पे नॉर्मल से ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये किया। अब बच्चे फिर भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज ना हो, तो तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो बच्चा तीसरा ऑप्शन एंजियोटेंसिन जो है वो दूसरे की मदद करता है, यानी कि हमारा थर्ड कंपोनेंट एल्डोस्टेरोन। अब बच्चे 11th में ही आप लास्ट में एक चैप्टर पढ़ोगे, हार्मोनल सिस्टम। 10th में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड जो कि कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बच्चे ये एल्डोस्टेरोन कोई अलग चीज नहीं है, कोई बाहर से नहीं आई, ठीक है। तो बच्चे वो एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास उसी एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रीशन है, हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो बच्चे एंजियोटेंसिनोजन इट स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, उसमें से कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। आ गया तीसरा कंपोनेंट। रेनिन यहाँ पे आ गया था, एंजियोटेंसिन जो है वो यहाँ पे आ गया, और ये एल्डोस्टेरोन आ गया। अब बच्चे एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वो कैसे हेल्प करेगा? तो बच्चे इसको हम ना बिल्कुल बेसिक और घर वाले घरेलू चीजों की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं। जब किसी का ब्लड प्रेशर घर में ज्यादा होता है तो डॉक्टर बोलता है भैया आपको नमक नहीं खाना है, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा ज्यादा है। कभी सोचा है क्यों?
क्योंकि बच्चे हमारे पास बॉडी में सॉल्ट जहां पे होगा ना, तो हमारा वाटर जो है वो वहीं पे आएगा। सोचो ब्लड में हमारे पास NaCl ज्यादा है, तो ब्लड में NaCl ज्यादा है तो फ्लूइड भी, वाटर भी तो वहीं पे जाएगा ना ब्लड में। और ब्लड में जब पानी ज्यादा होगा तो उतनी स्पीड से वो रन करेगा, उतने प्रेशर से वो रन करेगा, तो ब्लड प्रेशर तो बड़ा ही बड़ा ना। और ये फ्लूइड कहाँ से आएगा? ये फ्लूइड कहीं और से नहीं आएगा, ये हमारे पास किडनी में जो यूरिन में फिल्टर हो रहा होता है ना, उसी से वापस रीअब्सॉर्ब होता जाएगा। तो बच्चे एल्डोस्टेरॉन जो है वो यही टेक्निक को अपनाता है, इसी टेक्निक को यूज करता है। वो क्या करेगा? इट रीअब्सॉर्ब, तो रीअब्सॉर्ब NaCl फ्रॉम DCT। अभी आपने लास्ट लेक्चर में ही ये किया कि NaCl जो है वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है और ब्लड में जाता है, तो एल्डोस्टेरॉन उस एब्जॉर्प्शन को डबल कर देता है। अब NaCl जब जाएगा, वाटर रुक पाएगा क्या? वाटर भी जाएगा कि भाई NaCl चला गया तो मैं क्यों ना जाऊं, है ना। तो NaCl को फॉलो करते करते विच इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब वाटर भी जब ब्लड में गया तो बढ़ गया ना ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या कर रही है? ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रही है। दे अल्टीमेटली इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंप्लीट रास सिस्टम। तो बच्चे रास सिस्टम एक्टिवेट तब हो रहा था जब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो फॉल कर गया था। बट ये हमारे पास दूसरा हार्मोन है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि ADH। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बच्चे ये वो हार्मोन है जो कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। इट इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द और पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा होगा, उसी का पोस्टीरियर लोब रिलीज करता है। और बच्चे कब रिलीज करेगा? रास सिस्टम तो तब काम कर रहा था ना जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो गया था, तो ये कब काम करेगा? तो बच्चे ये दो सिचुएशंस में काम करता है हमारे पास। जब एक तो ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए तो भी इसका बेसिक रोल है, बट मेजरली ये तब रिलीज होता है जब ब्लड में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है ना। अब पूरे दिन, फॉर एग्जांपल आपने पूरे दिन पानी नहीं पिया, ठीक है, बट यूरिन पास तो होगा ना, टॉक्सिन तो रिलीज होंगे ही ना। तो बच्चे कंटिन्यूसली स्वेटिंग हो रहा है, यूरिनेशन हो रहा है, तो उस दौरान आप वाटर लॉस को बचा नहीं पा रहे, लेकिन ब्लड में वाटर की कमी होती जा रही है, सॉल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है। तो जब सॉल्ट ज्यादा हो, वाटर कम हो, तो मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, यही कहा था हमने लास्ट लेक्चर में, पर उससे तो बढ़ जाएगी ना। वाटर लॉस कंटिन्यूसली हो रहा, हम पानी नहीं पी रहे, तो फिर क्या हम एफोर्ड कर सकते हैं कि यूरिन के थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर बाहर रिलीज हो जाए? हमें कहीं ना कहीं से तो वाटर बचाना है ना बॉडी के लिए। तो बच्चे वो हमारा देखता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन चेक करता है कि हमारे ब्लड में कितना वाटर है, उसमें सॉल्ट्स कितने रह गए हैं, आप पानी पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसी हिसाब से वाटर लॉस को रोकता है थ्रू यूरिनेशन, ठीक है। तो बच्चे एंटी डायूरेटिक हार्मोन इट is secreted, is stimulated by increase in osmolarity। osmolarity यानी कि सॉल्ट ज्यादा होना और ब्लड कम होना। इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाना,
ठीक है, so it induces absorption of water from DCT and collecting duct. डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट से ये वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो बच्चे अभी तक हम स्टार्टिंग से यही बोलते आए हैं कि डीसीटी में, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में हमेशा कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होगी अंडर हार्मोनल कंट्रोल। डीसीटी में नॉर्मली सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन तो हो रही है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से कि आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। अगर पानी कम है वाटर में तो बच्चे वो वाटर को एब्जॉर्ब करवा देगा। तो काम कहां कर रहा है एडीएच? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में ही कर रहा है, जैसे हमने बात की थी। तो वहां से वाटर एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। और एल्डोस्टेरॉन कहां पे काम करेगा? वो भी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में ही काम करता है, डीसीटी पे मेजरली डीसीटी पे काम करता है वो। तो डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, वहां से एब्जॉर्प्शन हुई वाटर की, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई थी, पानी की कमी थी और हम वाटर लॉस एफोर्ड नहीं कर सकते थ्रू यूरिन। ठीक है, तो बच्चे जब वाटर मैक्सिमली एब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कैसा होगा? तो हमारे पास जो पैसेज होगा यूरिन का वो एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड होगा। तो पैसेज ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, जब पानी कम पिया होता है तो यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पास होगा, और उसका रीजन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाँ, अगर आप टाइम पे पानी पी लेते हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वाटर लेवल रिटेन हो गया ना बॉडी में। बट जब नहीं पी रहे हो तो ये काम होना पड़ेगा ना। हमारे पास नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब होके वाटर को ब्लड में जाना ही पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। जरूरत ज्यादा कहाँ पे है? ब्लड में है, यूरिन में तो नहीं है ना। तो इसीलिए वाटर रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है और यूरिन कंसंट्रेटेड पास आउट होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, अब बच्चे दो केसेस हमने डील कर लिए तब जब ब्लड प्रेशर फॉल हुआ था। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ी थी। एक फैक्टर आपके लिए बोनस, दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल यानी कि हार्ट का एट्रियम, आपने पढ़ा होगा हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर एट्रियम होता है यानी कि ऑरिकल, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो एट्रियल उसी से टर्म ली है। ठीक है, हार्ट के चैम्बर से। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इसको एएनएफ कहा जाता है, एएनएफ। और ये तब काम करता है जब बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब ब्लड प्रेशर बॉडी का ज्यादा होगा तो कौन सी चीजें इफेक्ट होगी बॉडी में? बॉडी के ऑर्गन्स ही ना। बॉडी में हार्ट जो है वो सबसे पहले सेंस करेगा कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मुझे ध्यान में रखना है, इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना है। हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ाने के चक्कर में एंजियोटेंसिन भी सिक्रीट कर रहे हैं ना, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कर रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है, थर्स्ट को इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चे जब ये कंट्रोल ही नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ता जाएगा ना। कोई तो दूसरा होना चाहिए ना जो चेक करे, भाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, इसको भी चेक कर लूं, इसको भी देख लूं, कम कर लूं मैं। तो बच्चे ये चीज कंट्रोल में करता है हमारे पास एएनएफ, विच इज सिक्रीटेड बाय हार्ट एट्रियम in response to increased blood pressure। increased blood pressure जो है उसके रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का कम होना यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर का भी कम होना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सारे फैक्टर्स जो रेगुलेट करते हैं किडनी के फंक्शन।